हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान कंट्रीब्यूटर्स। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइफ साइंस का एक सैंपल पेपर। ठीक है, सैंपल पेपर की मदद से आपको पता चल जाएगा कि लाइफ साइंस का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हालांकि मैं इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूं, लेकिन जब आप एक सैंपल पेपर आप एक सॉल्व करते हैं तो आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से समझ में आ जाता है कि एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स और भी जितने भी क्वेश्चन है वो कितने कितने मार्क्स के आते हैं और उसके अल्टरनेटिव्स भी आपको समझ में आ जाते हैं और किसका ऑप्शन दिया गया है नहीं दिया गया है वो भी समझ में आ जाता है। और इससे पहले मैंने लाइफ साइंस का जो 3 चैप्टर्स आ रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर, मैंने तीनों चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यानी 2022 के माध्यमिक एग्जामिनेशन में जो फाइनल सजेशन का जो वीडियो था वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, तीनों चैप्टर्स का। और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ लाइफ साइंस का एक सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे भी आपको काफी मदद मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। स्टार्ट हम लोग करेंगे एज यूजुअल चूज द करेक्ट आंसर यानी एमसीक्यू से। ठीक है, एमसीक्यू लाइफ साइंस में टोटल 15 पीस आते हैं। ठीक है, 1 मार्क्स करके 15 पीस के हो गए 15 मार्क्स। पहला क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ प्लांट मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय ऑक्सिन। बोल रहा है ऑक्सिन जो हार्मोन होता है, प्लांट हार्मोन, वो किस तरह का मूवमेंट को कंट्रोल करता है। प्लांट में 3 तरह के मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं ना, टैक्टिक, ट्रॉपिक और नेस्टिक। तो इनमें से और एक वेरिएशन है, तो इनमें से कौन सा एक ऐसा मूवमेंट है, प्लांट मूवमेंट है जो ऑक्सिन हार्मोन के जरिए कंट्रोल किया जाता है, तो वह है ट्रॉपिक मूवमेंट। ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट ऑक्सिन हार्मोन के जरिए कंट्रोल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज नोन एज सुप्रीम कमांडर। ठीक है, मतलब सुप्रीम कमांडर किस एंडोक्राइन ग्लैंड को कहा जाता है। ठीक है, तो किस ग्लैंड को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस को सुप्रीम कमांडर ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। मतलब इतने सारे एंडोक्राइन ग्लैंड में से हाइपोथैलेमस को सुप्रीम कमांडर कहा जाता है, जबकि पिट्यूटरी को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व इन ह्यूमन बॉडी आर। देखिए, स्पाइनल नर्व का तादाद कितना होता है ह्यूमन बॉडी में। एक होता है स्पाइनल नर्व और एक होता है क्रेनियल नर्व। ठीक है, क्रेनियल नर्व की यहाँ पर बात नहीं हो रही, यहाँ पर बात हो रही है स्पाइनल नर्व की। तो स्पाइनल नर्व का जो तादाद रहता है, जो गिनती रहता है, वो रहता है 31 पेयर्स यानी 31 जोड़े। ठीक है, यहाँ पे 31 लिखा हुआ है और यहाँ पे 31 पेयर्स लिखा हुआ है। तो आप 31 का मतलब सिर्फ 31 होता है, लेकिन 31 पेयर्स का मतलब होता है उसका डबल 62। ठीक है, तो आप 31 पेयर्स पे टिक लगाएंगे, 31 पे टिक मत लगा दीजिएगा गलती से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, if you have not observed any kind of spindle fiber formation during cell division, this is called। बोला अगर आप एक सेल डिवीजन के दौरान, एक सेल डिवीजन के अंदर अगर आप किसी भी तरह का स्पाइंडल फाइबर नहीं बनते हुए देख रहे हैं, बनता नहीं है अगर किसी तरह का सेल डिवीजन में, तो उस तरह का सेल डिवीजन को आप क्या कहेंगे। इफ यू हैव नॉट ऑब्जर्व एनी काइंड ऑफ स्पाइंडल फाइबर फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन, दिस इज कॉल्ड। बोल रहा है एक ऐसा सेल डिवीजन के दौरान जिसमें स्पाइंडल फाइबर आप बनते हुए नहीं देख रहे हैं, ठीक है, ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, तो उस तरह के सेल डिवीजन को क्या कहा जाएगा। उस तरह के सेल डिवीजन को कहा जाता है आमाइटोसिस। ठीक है, आमाइटोसिस सेल डिवीजन के दौरान उसमें स्पाइंडल फाइबर नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ यू वांट टू प्रोपगेट अ प्लांट विथ प्रोलॉन्ग डोरमेंसी ऑफ सीड यू विल एडॉप्ट। बोल रहा है अगर आप एक प्लांट का इफ यू वांट टू प्रोपगेट अ प्लांट विथ प्रोलॉन्ग डोरमेंसी, अगर आप एक प्लांट को प्रोपगेट करना चाहते हैं विथ प्रोलॉन्ग डोरमेंसी ऑफ सीड यू विल अडॉप्ट, तो आप क्या एडॉप्ट करेंगे, तो आप एडॉप्ट करेंगे माइक्रो प्रोपगेशन का तरीका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द टर्म क्रोमोसोम वॉज फर्स्ट यूज बाय। बोल रहा है क्रोमोसोम जो टर्म है, जो वर्ड है, उसका यूज सबसे पहले किसने किया था, तो उसका यूज सबसे पहले किया था वॉल्डेयर ने। ठीक है, वॉल्डेयर ने किया था। क्रोमोसोम जो वर्ड है उसका सबसे पहले यूज हुआ था, वॉल्डेयर ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, द जेनी रिस्पॉन्सिबल फॉर पिन्ने हेयर इज लोकेटेड ऑन। बोल रहा है पिन्ने हेयर यानी पिन्ने हेयर बोलते हैं जैसे कि आपके कान के पास कुछ बाल उग जाते हैं। ठीक है, नाक के पास अगर ऐसा कुछ का होता है कि बुढ़ापे में कान के पास बाल उग जाते हैं। ठीक है, तो वो बोल रहा है द जेनी रिस्पॉन्सिबल फॉर पिन्ने हेयर इज लोकेटेड ऑन। बोल रहा है जिस जेनी की वजह से पिन्ने हेयर का जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो जेनी पिन्ने हेयर का लिए जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, ये इनमें से कौन सा क्रोमोसोम है, वाई क्रोमोसोम, एक्स वाई क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम या ऑटोसोम। तो रिस्पॉन्सिबल होता है वाई क्रोमोसोम। ठीक है, वाई क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी गैमेट्स आर फॉर्म फ्रॉम गिनी पिग हैविंग जीनोटाइप
स्मॉल बी ई, कैपिटल बी स्मॉल बी और डबल स्मॉल आर, ठीक है। हाउ मेनी गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम गिनी पिग हैविंग जेनोटाइप दिस, तो बोल रहा है कि हाउ मेनी गैमेट्स, कितने गैमेट्स बनेंगे फ्रॉम गिनी पिग हैविंग जेनोटाइप, उसका अगर जेनोटाइप का रेशियो ये है तो, ठीक है, अगर ये रेशियो है तो कितना गैमेट्स बनेगा, 2 गैमेट्स बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, वन हेमोफिलिक मैन इज मैरिड टू अ नॉर्मल वुमन, व्हाट वुड बी द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग हेमोफिलिक चिल्ड्रन। बोल रहा है अगर एक हेमोफिलिक मैन उसको बोलते हैं जिसका मान लीजिए अगर चोट लगने की वजह से अगर ब्लड ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो वो ब्लीडिंग यानी खून बहना जल्दी बंद नहीं होता है, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग जल्दी बंद नहीं होता है। तो बोल रहा है कि अगर ऐसा आदमी अगर एक नॉर्मल वुमेन यानी आम औरत से, नॉर्मल औरत जो एकदम नॉर्मल है, सही है, उसमें इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो व्हाट वुड बी द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग हेमोफिलिक चिल्ड्रन। अगर एक हेमोफिलिक मैन अगर एक नॉर्मल लेडी से अगर शादी कर ले, ठीक है, शादी कर ले, तो उसके बाद जो चिल्ड्रन होंगे, जो बच्चे होंगे, उसमें इस तरह का क्या कोई प्रॉब्लम रहने का संभावना है, कोई पॉसिबिलिटी है कि हाँ आने वाले जो बच्चे होंगे उनमें भी ये सारे प्रॉब्लम्स हमें नजर आ सकते हैं, तो आंसर होगा 0%। नहीं, इनमें से ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मेल में अगर हीमोफिलिक का प्रॉब्लम है और औरत में नहीं है, ठीक है, लेडी में नहीं है, तो आने वाले जो बेबी होंगे उनमें भी ये प्रॉब्लम नहीं होगा, तो परसेंटेज होगा 0, पॉसिबिलिटी है कि 0% होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ प्लांट हार्मोन। बोल रहा है इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट ऐसा है जो प्लांट हार्मोन के रिगार्डिंग में गलत है, प्लांट हार्मोन के रिगार्डिंग में गलत है, तो आंसर होगा ए, ऑक्सिन काउजेस एपिकल डोमिनेंस। ऑक्सिन काउजेस एपिकल डोमिनेंस इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रोल ऑफ प्लांट हार्मोन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म। बोल रहा है इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है फीडबैक के लिए, इनमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म। फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म जो होता है उसका एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है, तो उसका एक एग्जाम्पल है ये TRH TSH थायरोक्सिन, ठीक है, TRH TSH थायरोक्सिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 12, विच पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज रिलेटेड टू एजिंग एंड कैंसर। बोल रहा है क्रोमोसोम का कौन सा एक ऐसा पार्ट है जो एजिंग, कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा एक ऐसा पार्ट है क्रोमोसोम का जो एजिंग और कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो उससे रिलेटेड होता है, ठीक है, तो वो होता है बी, टेलोमेयर। टेलोमेयर की वजह से एजिंग और कैंसर का प्रॉब्लम होता है, जो क्रोमोसोम का ये पार्ट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अमाइटोसिस। अमाइटोसिस जो सेल डिवीजन है, इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट ऐसा है जो इसके रिगार्डिंग करेक्ट है, मतलब वो स्टेटमेंट अमाइटोसिस में फिट बैठता हो, अमाइटोसिस में वो वाला स्टेटमेंट लागू पड़ता हो, तो इनमें से कौन सा एक स्टेटमेंट है जो अमाइटोसिस से मैच करता है, तो वो स्टेटमेंट है ये वाला ए, क्रोमोसोम एंड स्पाइंडल फाइबर आर नॉट फॉर्म। क्रोमोसोम एंड स्पाइंडल फाइबर जो है अमाइटोसिस में नहीं बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स लिंक हेरिडिटी कैरेक्टर। बोल रहा है एक्स लिंक जो हेरिडिटी कैरेक्टर है, ठीक है, वो इनमें से कौन सा है, एक्स लिंक हेरिडिटी कैरेक्टर, तो वो है हेमोफीलिया, हेमोफीलिया। क्वेश्चन नंबर 15, रिसेसिव ट्रेट ऑफ पी प्लांट। रिसेसिव ट्रेट जो होता है मटर के पौधे का, वो कौन सा हो सकता है, तो वो होता है येलो सीड, ठीक है, रिसेसिव ट्रेट ऑफ पी प्लांट इज येलो सीड। अब हम लोग आ जाते हैं ग्रुप बी में, ठीक है, ग्रुप बी में है क्वेश्चन नंबर 2, वो जो एमसीक्यू हम लोगों ने किया वो था ग्रुप ए, ठीक है, और वो क्वेश्चन नंबर भी 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 है ग्रुप बी का। तो अब यहां पे देखिए, आप पैटर्न को समझिए। बोल रहा है आंसर 21 क्वेश्चंस, 21 क्वेश्चन का आंसर देना है आउट ऑफ 26 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन में से आपको 21 क्वेश्चन का आंसर देना है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन को भी फॉलो करना है, ऐसा नहीं है कि 26 दिया हुआ है और 21 कर दिया अपनी मर्जी से, नहीं, इंस्ट्रक्शन आपका दिया हुआ है। पहला है, देखिए अब इसमें क्या है, जैसे मैंने हिस्ट्री में सब ग्रुप करके आप लोग को बताया था, ठीक इसमें भी सब ग्रुप है, ठीक है। पहला जो सब ग्रुप है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक में आपको टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, लेकिन करना कितना है 5, ठीक है।
तो देख लेते हैं पहले फिल इन द ब्लैंक, बाकी आपको आगे समझ में आता जाएगा। ठीक है, पहला है ब्रेन एंड डैश फॉर्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बोल रहा है ब्रेन एंड डैश मिलकर बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये तो जानते ही होंगे आप लोग, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज प्यूरिन नाइट्रोजनस बेस। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो कि प्योरिन नाइट्रोजनस बेस है, तो वो है एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन इज अ प्योर नाइट्रोजनस बेस। क्वेश्चन नंबर 3, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ गिनी आर कॉल्ड। बोल रहा है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ गिनी जो होता है वो क्या है, तो वो है एलेली। ये गिनी का अल्टरनेटिव फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 4, गोइटर इज काउज ऑफ डैश हार्मोन डिफिशियंसी। बोल रहा है गोइटर का जो बीमारी होता है वो किस हार्मोन के कमी की वजह से होता है। तुम लोग जानते हैं ना, वो कमी होता है थायरॉक्सिन कमी की वजह से। थायरॉक्सिन का कमी जिसके बॉडी में रहता है उसे गोइटर की बीमारी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। बोल रहा है मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक जो होता है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो किसकी वजह से होता है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक का जिम्मेदार कौन होता है, रिस्पॉन्सिबल कौन होता है उसके लिए, तो वो होता है फेनोटाइप। फेनोटाइप की वजह से मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक डिसाइड होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का। क्वेश्चन नंबर 6, टू प्रिवेंट डैश जेनेटिक काउंसलिंग इज द बेस्ट वे आउट। बोल रहा है किस बीमारी से बचने के लिए जेनेटिक काउंसलिंग बेस्ट वे आउट है। ठीक है, बेस्ट तरीका है इस बीमारी से बचने के लिए, तो वो बीमारी का नाम है हेरिडेटरी डिजीज। हेरिडेटरी डिजीज। ठीक है, अगर हेरिडेटरी डिजीज से अगर बचना है तो जेनेटिक काउंसलिंग बेस्ट वे आउट है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं, देखिए सब ग्रुप 2 में, अभी इसी का भी ग्रुप बी का चल रहा है। सब ग्रुप 1 में कौन था, फिल इन द ब्लैंक। अब सब ग्रुप 2 में कौन है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ट्रू और फॉल्स भी आपको टोटल 6 पीस दिए जाते हैं और इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है, इसमें आपको पूरी 6 पीस करना पड़ता है ट्रू और फॉल्स में। ठीक है, जबकि फिल इन द ब्लैंक में क्या था, ऑप्शन था, 6 में से 5 करना था। अब आ जाते हैं ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन, इधर देख लेते हैं, उसके बाद आगे समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ये 7 रहेगा, 1 यहां से 1 फिर चालू नहीं होगा, 7, क्योंकि वहां पे क्या लिखा हुआ है, 26 में से 21 क्वेश्चन आपको करना है। तो इसका मैं डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझा देता हूं। देखिए फिल इन द ब्लैंक 6 दिया हुआ है, ट्रू और फॉल्स भी 6 पीस दिया हुआ रहेगा, मैच दी कॉलम भी 6 पीस दिया हुआ रहेगा, और 1 वर्ड जो आंसर होता है ना, जिसको एक कंप्लीट सेंटेंस में लिखा जाता है, वो 8 पीस दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसको अगर आप ऐड करोगे तो 18 और 8 हो जाते हैं 26। ठीक है, आप सबको जब ऐड करोगे ना तो हो जाते हैं 26। अब ये 26 में से आपको 21 पीस का आंसर देना है। ठीक है, लेकिन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं, और ये 7 का बाद 8 और 12 होगा जब फिल इन द ब्लैंक खत्म हो जाएगा। 12 होने के बाद फिल इन द ब्लैंक खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो मैच दी कॉलम आएगा वो 13, 14 ऐसे करके होगा। ठीक है, तो ये 26 तक पूरा जाएगा शॉर्ट आंसर लेके। तो पहला में आ जाते हैं, ऑक्सिन इज एन आर्टिफिशियल वीडीसाइड। ठीक है, बोला है ऑक्सिन जो है क्या एक आर्टिफिशियल वीडीसाइड है। ऑक्सिन तो हम लोग जानते हैं ना, ऑक्सिन क्या है, एक तरह का नेचुरल प्लांट हार्मोन है, ये आर्टिफिशियल हार्मोन नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि आर्टिफिशियल और नेचुरल हार्मोन जो होता है, प्लांट हार्मोन जो होता है, वो सेम तरीका से काम करता है, लेकिन ऑक्सिन है तो एक नेचुरल हार्मोन, इसको तो इंसान ने नहीं बनाया, ये कोई आर्टिफिशियल हार्मोन नहीं है। तो आंसर होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 8, स्पाइंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एस्ट्रल रेज ड्यूरिंग एनिमल सेल डिवीजन। बोल रहा है स्पाइंडल फाइबर जो बनता है, ठीक है, फॉर्म्ड फ्रॉम एस्ट्रल रेज, एस्ट्रल रेज से जो बनता है ड्यूरिंग एनिमल सेल डिवीजन। ये स्टेटमेंट है, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है। बोल रहा है ड्यूरिंग एनिमल सेल डिवीजन, एनिमल सेल डिवीजन के दौरान जो स्पाइंडल फाइबर बनते हैं फ्रॉम एस्ट्रल रेज, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो स्टेटमेंट सही है, यस, बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द जेनोटाइप रेशियो इज 3:1 इन फर्स्ट फाइलियल जनरेशन ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बोल रहा है जेनोटाइप रेशियो जो था 3:1 इन फर्स्ट फ्लाइल जनरेशन ऑफ मेंडल्स मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था तो उसके फर्स्ट फ्लाइल जनरेशन में जो जेनोटाइप का जो रेशियो था, क्या वो 3:1 था, तो आंसर होगा फॉल्स, नहीं 3:1 नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10, ऑक्सिन ब्रेक्स सीड डोरमेंसी टू एक्सेलरेट जर्मिनेशन। बोल रहा है ऑक्सिन जो है वो ब्रेक करता है सीड डोरमेंसी को टू एक्सेलरेट जर्मिनेशन, जर्मिनेशन को तेजी से करने के लिए। ठीक है, जर्मिनेशन को जो स्पीड है उसको और एक्सेलरेट करने के लिए, तेज करने के लिए क्या करता है ऑक्सिन,
ब्रेक सीड डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी को वो ब्रेक करता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है गलत है? तो स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, गलत। क्वेश्चन नंबर 11, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ आर इंटरकनेक्टेड। बोल रहा है डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है वो एक दूसरे पे से एकदम इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से वो इंटरकनेक्टेड है। तो यस, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ आर इंटरकनेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 12, इन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस स्टेट ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर्स आर एक्सप्रेस्ड। बोल रहा है कि होमोजाइगोस और हेट्रोजाइगस हालत में, ठीक है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस जो हालत है, ओनली डोमिनेंट कैरेक्टर आर एक्सप्रेस, सिर्फ जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, जो भारी कैरेक्टर है, सिर्फ उसी को एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो यस, ट्रू। अब हम लोग आ जाते हैं मैच दी कॉलम में, ठीक है, मैच दी कॉलम ए विथ कॉलम बी एंड री राइट द करेक्ट पेयर एनी 5, ठीक है, मैचिंग करना है, सिंपली मैचिंग करके आपको दिखाना है। और यहां पे क्या करना है कि अच्छा, यहां पे बोला है कि री राइट द करेक्ट पेयर, री राइट द करेक्ट पेयर, ठीक है। री राइट द करेक्ट पेयर का मतलब यह है कि आप क्या करें, यहां पर जो साइड में आप जो नाम लिखते हो ना, जैसे इसका कितना नंबर है, तो इसका मान लेते हैं 13 का, ये यहां पर आ जाएगा, ठीक है, आइरिस में। तो आप ऐसे करके नंबर मत लिखो, बोल रहे री राइट, दोबारा से लिखिए, लेकिन कैसे करके? री राइट तो आप लोग करोगे ही, दोबारा से तो आप लोग लिखोगे ही, लेकिन कैसे लिखोगे? जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ प्यूपिल लिखा हुआ है, तो आप यहां पर 13 ना लिखने के बजाय 13 आप यहां पे मत लिखिए, आप सीधा इसके सामने ही ये आइरिस आप लिख दीजिए, ठीक है। ये जो आइरिस यहां लिखा हुआ है ना, तो उसका नंबर यहां पर मत लिखिए, इस आइरिस को आप इसके सामने लिख दीजिए, ठीक है। ये इसका मतलब हो रहा है, जो वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है लाइफ साइंस का एग्जाम में आपका, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहां पर नंबर ही लिख देता हूं, लेकिन आप जब अपने एग्जाम में करोगे तो आप इसका आंसर सामने में होना चाहिए। जैसे इसका आंसर आइरिस होगा, तो आइरिस इसका सामने होना चाहिए, ठीक है। यूग्लेना का आंसर फ्लैजेला होगा, तो ये आंसर इधर होना चाहिए, ओके। अब हम लोग देख लेते हैं, देखिए ये नंबर देखिए 13, 14, 15, 16, 17, 18। जैसे कि मैंने कहा कि जो सीरियल नंबर है वो कंटिन्यू रहेगा, दोबारा से शुरू नहीं होगा, ठीक है। वहां 12 पे खत्म किया था और यहाँ 13 से शुरू होगा, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट आंसर भी इसी हिसाब से आएगा, देखिए यहाँ पे 18 में खत्म हो रहा है, यहाँ देखिए शॉर्ट आंसर 19, 20, ठीक है, इस तरफ से आ रहा है। तो पहला देखिए कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ प्यूपिल, तो इसका आंसर क्या होगा? आइरिस होगा। आइरिस का काम क्या होता है? प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्शन यानी फैलना, सुकड़ना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब सुकड़ना और एक्सपेंशन मतलब फैलना। तो आइरिस का ये काम होता है, तो इधर होगा 13, ओके, मतलब इसका आंसर है ये। उसके बाद योगलेना का देखिए, योगलेना का जो लोकोमोटरी ऑर्गन जो होता है, जिसकी मदद से वो चलता है, वो होता है फ्लैजेला, ठीक है। तो फ्लैजेला में हो जाएगा ये 14। उसके बाद स्पर्म क्या है? स्पर्म इसमें से कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो स्पर्म हो सकता है मेल रिप्रोडक्टिव सेल, यानी इसी मेल रिप्रोडक्टिव सेल की वजह से जो बेबी का जो प्रोडक्शन है वो होता है, ठीक है, स्पर्म की वजह से। तो ये क्या है? ये एक मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, तो ये होगा इसमें। तो ये कितना नंबर हो गया? 15, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है? शिम्यूल। तो शिम्यूल क्या होगा? शिम्यूल होगा ऑर्निथोफाइली, ठीक है, ऑर्निथोफाइली, तो ये होगा 16 नंबर। उसके बाद है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है इवनिंग ग्लोरी, ठीक है, 17। उसके बाद है रोलर टंग। तो रोलर टंग कहां जाएगा? ऑटोजोमल डोमिनेंट में, ये ऑटोजोमल डोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है, ये 18। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लीजिए शॉर्ट आंसर, ठीक है, ये वन मार्क्स करके रहता है, ठीक है। तो आंसर इन वन वर्ड और इन वन कंप्लीट सेंटेंस, एक वर्ड या एक कंप्लीट सेंटेंस में आपको आंसर लिखना है इसका, ठीक है। और यहां पर जैसे कि मैंने बताया कि 8 पीस दिए जाते हैं, आपको करना पर कितना है? देखिए यहां लिख दिया है एनी 6, कोई 6 करना है, ठीक है। तो पहले आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। नेम द सेक्रेशन साइट ऑफ टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो कि एक मेल हार्मोन है, वो कहां से निकलता है, कहां से सेक्रेट करता है, ठीक है, कहां से निकलता है? तो वो निकलता है इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लेडिंग, ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल ऑफ लेडिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, गिव एन एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। ये देखिए, ये जो मेंस में या यूं कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग में जो बोन्स के जो ज्वाइंट होता है, यहां पर उसकी बात हो रही है। गिव एन एग्जांपल ऑफ बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल और सॉकेट ज्वाइंट का एक एक एग्जांपल आपको देना है। तो ये एक एग्जांपल हो जाएगा पेल्विक ग्रिडल, ठीक है, पेल्विक ग्रिडल। क्वेश्चन नंबर 21, नेम द pyrimidine base present both in DNA and RNA. क्वेश्चन नंबर 21,
नेम द पेरीमिडाइन बेस प्रेजेंट बोथ इन डीएनए एंड आरएनए। बोला एक पेरीमिडन बेस जो होता है डीएनए और आरएनए के अंदर, उसका आपको नाम लिखना है, तो उसका नाम है साइटोसाइन। ठीक है, साइटोसाइन। क्वेश्चन नंबर 22, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक। फादर ऑफ जेनेटिक किसे कहा जाता है, तो बहुत ही फेमस है वो ग्रेगर जोहान मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जोहान मेंडल। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए, इन द फॉलोइंग 4 टर्म्स, बोल रहा है जो नीचे में जो 4 टर्म्स लिखे हुए हैं, 3 आर इंक्लूडेड इन 1 टॉपिक। बोल रहा है इनमें से 3 ऐसा है, 4 में से 3 ऐसा है जो एक टॉपिक के अंदर आता है। तो क्या क्या है, फाइंड। अब फाइंड की है, राइट द टॉपिक, 2, 4 डी, एमसीपीए, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, एनएए। इनमें से जो 3 एक ऐसा है, ठीक है, वो एक टर्म में इंक्लूडेड है। ठीक है, 4 टर्म्स, 3 आर इंक्लूडेड इन 1 टॉपिक। इनमें से जो 4 टर्म लिखा हुआ है, इनमें से 3 एक टॉपिक में इंक्लूडेड है, मतलब एक टॉपिक के अंदर आता है। आपको जो चौथा है ना, वो फाइंड करना है। मतलब इनमें से 4 में से एक ऐसा है जो अलग है, तो अलग है आर्टिफिशियल हार्मोन। आर्टिफिशियल हार्मोन, आर्टिफिशियल हार्मोन अगर आप देखेंगे तो आपके फर्स्ट चैप्टर से आया हुआ है। ठीक है, आर्टिफिशियल आपके फर्स्ट चैप्टर से आया। क्वेश्चन में यही बोला था कि 4 टर्म दिया हुआ है, 4 में से 3 एक जैसा है, बाकी एक पीस अलग है, तो वो एक अलग को आपको अलग करना है। मतलब एक ऑड चीज है, ऑड मतलब अलग। जैसे 4 एक जैसा चीज है, 4 चीज दिया हुआ है, उनमें से एक अलग है, बाकी 3 एक जैसा है। ठीक है, तो आपको एक अलग से एक फाइंड करना था, तो वो होगा आर्टिफिशियल हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 24, विच पार्ट्स ऑफ फ्लावर बिकम सीड एंड फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बोल रहा है फ्लावर का कौन सा पार्ट आगे चलकर बन जाता है सीड और फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बोल रहा है कि फ्लावर का कौन सा पार्ट, एक फूल का कौन सा पार्ट आगे चलकर बन जाता है बीज और फल। तो कौन कौन सा पार्ट बन जाता है, तो आप लिखिए, मैं आपको बता रहा हूं, आप लिखिए, ओव्यूम बिकम्स BECOMES बिकम्स सीड। ठीक है, ओव्यूम जो है वो बन जाता है आगे चलकर सीड यानी बीज। एन ओवरी, आप एंड भी लिख सकते हैं, ओवरी बिकम्स फ्रूट। ठीक है, फूल का जो ओव्यूम वाला पार्ट होता है वो आगे चलकर बन जाता है बीज यानी सीड, और ओवरी जो बन जाता है वो आगे चलकर बन जाता है फ्रूट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द केमिकल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम का केमिकल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, तो वो है डीएनए। डीएनए से मिलकर ही बनता है क्रोमोसोम। क्वेश्चन नंबर 26, वाई आर वुमेन रिगार्डेड एज होमोगेमेटिक। बोल रहा है औरत को, ठीक है, वुमेन को, औरतों को होमोगेमेटिक क्यों रिगार्ड किया जाता है, क्यों समझा जाता है कि वो होमोगेमेटिक है। तो आप लिखिए, इट प्रोड्यूसेस ओनली एक्स क्रोमोसोम। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि औरतों के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है, जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक्स और सिर्फ एक्स ही होते हैं, मतलब डबल एक्स होते हैं, जबकि मेंस के अंदर एक्स और वाई दोनों होता है। इसीलिए आगे चलकर कौन सा बेबी बॉर्न करेगा, कौन सा बेबी पैदा होगा, उसका जिम्मेदार मेन होता है, ना कि वोमेन। वोमेन उसकी जिम्मेदार नहीं होती है, जबकि पुराने जमाने में लोग इसका जिम्मेदार औरतों को ठहराया करते थे। ठीक है, तो औरत इसके लिए जिम्मेदार नहीं होती है, औरत जिम्मेदार नहीं होती है इसके लिए जिम्मेदार होता है मेन, मर्द। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं ग्रुप सी में। ग्रुप सी में देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, ग्रुप ए ग्रुप बी तो हो गया, ग्रुप सी में आइए क्वेश्चन नंबर 3, आंसर 12 क्वेश्चंस आउट ऑफ 17 क्वेश्चंस इन 2 और 3 सेंटेंसेस। बोला है कि 17 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, उनमें से आपको 12 क्वेश्चन करने हैं और इसका जो आंसर होगा वो 2 या 3 सेंटेंसेस में आपको देना है। ठीक है, पहला नंबर, राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन सेरिबेरम एंड सेरिबेलम। सेरिबेरम और सेरिबेलम जो कि ब्रेन का पार्ट्स होते हैं, उनके बीच में आपको 2 डिफरेंसेस बताना है। ठीक है, 2 फर्क आपको बताना है। 2 मार्क्स के आप 2 फर्क लिखेंगे, काफी है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 1 स्ट्रक्चरल एंड 1 फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन सेंसोरी एंड मोटर नर्व। बोल रहा है कि सेंसोरी और मोटर नर्व के बीच में फर्क तो बताना ही है, लेकिन किस बेस पर बताना है। एक बताना है स्ट्रक्चरल बेस पर कि वो किस चीज से मिलकर बना हुआ है,
और दूसरा बताना है फंक्शन के बेस पर, यानी वो कौन कौन से काम करते हैं, सेंसोरी और मोटर नर्व। तो बेस दे दिया है कि एक बताना है स्ट्रक्चर के बेस पे और दूसरा बताना है फंक्शन के बेस पे डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन ऑन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड बीएमआर इन ह्यूमन बॉडी। बोल रहा है थायरोक्सिन हार्मोन किस तरह से इफेक्ट करता है, किसमें, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में, और बीएमआर जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो होता है उसमें थायरोक्सिन हार्मोन किस तरह से इम्पैक्ट करता है, उसका इम्पैक्ट क्या रहता है ह्यूमन बॉडी में, बीएमआर में और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज रिफ्लेक्स एक्शन हेल्प अस इन डेली बेसिस, एक्सप्लेन विथ 2 एग्जाम्पल। बोल रहा है रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है, अचानक से होने वाला जो एक्शन होता है, वो किस तरह से हमको हेल्प करता है डेली बेसिस पे, उसका आपको 2 एग्जाम्पल बताना है। ठीक है, 2 एग्जाम्पल, तो ये आपको आसानी से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, शो डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल विद द हेल्प ऑफ अ फ्लो चार्ट। बोला जितने भी सेल साइकिल होते हैं, डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल, उसको बताना है एक फ्लो चार्ट के जरिया। ठीक है, एक फ्लो चार्ट के जरिया जो डिफरेंट फेजेस ऑफ सेल साइकिल होते हैं उसको आपको बताना है एक फ्लो चार्ट के जरिया। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टिंग्विश माइटोसिस एंड मियोसिस सेल डिवीजन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। माइटोसिस और मियोसिस के बीच में आपको फर्क बताना है, लेकिन बेस दे दिया है कि किस बेस पर आपको फर्क बताना है। पहला, नेचर ऑफ क्रोमोसोमल डिवीजन, क्रोमोसोमल डिवीजन जो होता है उसका नेचर का बुनियाद पर, और नंबर ऑफ डॉटर सेल आफ्टर डिवीजन, आफ्टर डिवीजन के बाद डॉटर सेल कितने बनते हैं, माइटोसिस में कितने बनते हैं और मियोसिस में कितने बनते हैं, इसके हिसाब से भी आपको फर्क बताना है। जैसे कि अब माइटोसिस का सेल डिवीजन हो गया, ठीक है, तो उसके बाद डॉटर सेल कितने बने, मियोसिस का सेल डिवीजन हो गया, उसके बाद डॉटर सेल कितने बने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ क्रॉस बिटवीन बीबी एंड बीबी एंड बीबी एंड बीबी। मतलब इसमें से आपको ध्यान से देखिए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी तो ठीक है, लेकिन कैपिटल बी कैपिटल स्मॉल बी, ठीक है, इसमें से आपको एक क्रॉस करके बताना है इसका रिजल्ट क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। इन जो जितने भी अभी मैं फंक्शन की बात करूंगा उसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। ठीक है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग फंक्शन, इनमें से जो काम अभी जो मैं आपके सामने अभी डिस्कस करूंगा, ठीक है, उन सब कामों के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। तो आपको हार्मोन का सिर्फ नाम लिखना है। ठीक है, पहला काम, इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओव्यूम टू यूटेराइन वॉल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, इंक्रीज बीएमआर। 3, फॉर्मेशन ऑफ बोन फ्रॉम कार्टिलेज। 4 में दे रहा है इंक्रीज रीएब्जॉर्प्शन रेट इन डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई डज सेल साइकिल बिकम इरेगुलर। बोल रहा है सेल साइकिल इरेगुलर क्यों बन जाता है, क्यों हो जाता है इरेगुलर। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन मियोटिक डिवीजन। मियोटिक डिवीजन में जो क्रॉसिंग ओवर किया जाता है उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसका प्रोसेस आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13, शो द ट्रांसमिशन ऑफ कलर ब्लाइंड जेनी इन हेरिडिटी विद द हेल्प ऑफ अ चेकर बोर्ड। एक चेकर बोर्ड आप पहले बनाइए, और कलर ब्लाइंड किस तरह से माँ बाप से बच्चों में ट्रांसफर होते हैं उसको भी आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, राइट द रोल ऑफ हार्मोन्स इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। बोला खेती बाड़ी में, ठीक है, और अनाज उगाने में जो हार्मोन का जो इस्तेमाल होता है उसका रोल बताइए। मतलब हार्मोन कितना अहमियत रखता है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, राइट द रोल ऑफ ऑक्सिन हार्मोन इन प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ में ऑक्सिन हार्मोन का क्या रोल रहता है, ऑक्सिन हार्मोन किस तरह से मदद करता है प्लांट ग्रोथ में। क्वेश्चन नंबर 16, राइट टू इंपॉर्टेंस ऑफ सेल साइकिल। सेल साइकिल का 2 इंपॉर्टेंस आपको बताना है, बहुत ही आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, राइट डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोसोम एंड सेक्स क्रोमोसोम। ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। यहाँ पे कोई बेस नहीं दिया है, आप कोई भी डिफरेंस आप बता सकते हो जो आपके बुक में अवेलेबल हो। अब हम लोग आ जाते हैं ग्रुप डी में। ग्रुप डी में लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, 5 मार्क्स करके रहता है हर क्वेश्चन, और आपको 6 पीस करने होते हैं। लेकिन हर क्वेश्चन का एक अल्टरनेटिव आपको दिया जाता है कि अगर एक आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप दूसरा उसका कर सकते हो। और एक खास बात यह है कि पहला क्वेश्चन मतलब मेन क्वेश्चन जिस चैप्टर से रहेगा उसका जो अल्टरनेटिव रहता है, यानी उसका ऑप्शन वाला जो रहता है उसका वो वही चैप्टर से रहता है। मतलब मेन क्वेश्चन और अल्टरनेटिव क्वेश्चन, ठीक है, मेन क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1 और उसका जो अल्टरनेटिव और करके जो दिया जाता है वो दोनों क्वेश्चन सेम चैप्टर से रहता है। तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है, कि अगर आपको एक नहीं आ रहा हो तो आप दूसरा
उसी चैप्टर का आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहता है, ऑप्शन वही रहता है जो अल्टरनेटिव रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 12 क्वेश्चन दिया हुआ है और आप उसमें से 8 करना है, ऐसा नहीं है। हर किसी का एक अल्टरनेट दिया हुआ है, करना सभी को है, लेकिन अल्टरनेट दिया हुआ है कि आप इसको नहीं करके इसको करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ अ टिपिकल न्यूरॉन एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स। बोल रहा है एक न्यूरॉन का आपको एक नक्शा बनाना है, सिंपली एक न्यूरॉन का नक्शा बनाना है और एक्सॉन, डेंड्रॉन, माइलिन शीट और शिवान सेल को दिखाना है। देखिए न्यूरॉन का जो नक्शा होता है ना, उसको बनाने में मुश्किल से 20 मिनट का वक्त लगता है, ठीक है। तो आप न्यूरॉन का नक्शा जरूर प्रैक्टिस करके जाएं। जब मैंने अपना 2015 का एग्जाम दिया था माध्यमिक का, तो उसमें न्यूरॉन का ही नक्शा आया था और लास्ट के 20 मिनट्स में बनाया था मैंने, मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद है। तो लास्ट के 20 to 25 मिनट्स में आराम से बन जाते हैं और लेवल वेबल अच्छा से कर लिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब इसी का और में आ जाइए, ठीक है। इसी का ऑप्शन, इसी का अल्टरनेटिव, अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो आप ये वाला करेंगे, ठीक है। तो और में क्या है, ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, ठीक है। एक ह्यूमन आई का एक नक्शा बनाना है। लेवल द फॉलोइंग 4 पार्ट्स, और उसका जो 4 पार्ट है जो अभी यहाँ पे दिया हुआ है उसको आपको लेवल करना है, उसको आपको शो करके दिखाना है। क्या है, लेंस, विट्रियस ह्यूमर, प्यूपिल और ब्लाइंड स्पॉट। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए, डिस्टिंग्विश बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेस्ड ऑन फॉलोइंग 3 पॉइंट्स, ठीक है। सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको फर्क बताना है, डिफरेंस बताना है, ठीक है। लेकिन पॉइंट्स दे रहा कि किस बेस पर फर्क बताना है। नंबर ऑफ पेरेंट्स, कितने पेरेंट्स होते हैं। प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, कितने गैमेट्स होते हैं। नेचर ऑफ ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या होता है, न्यू बेबी जो होता है, ठीक है। न्यू बेबी चाहे वो एनिमल में हो या प्लांट में हो, ठीक है। तो ऑफ स्प्रिंग यानी बच्चे जो होते हैं, जो न्यू बेबी होते हैं, उनका नेचर क्या रहेगा। व्हाट डू यू मीन बाय सेल साइकिल, सेल साइकिल का क्या मतलब होता है। अब इसी का अल्टरनेटिव में आ जाइए, राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन साइटोकाइनेसिस ऑफ प्लांट सेल एंड साइटोकाइनेसिस ऑफ एनिमल सेल, नेम द प्लांट बॉडी पार्ट्स वेयर माइटोसिस सेल डिवीजन ऑकर, ठीक है। माइटोसिस सेल डिवीजन ऑकर बोला है, 2 डिफरेंस बताइए साइटोकाइनेसिस में जो प्लांट और एनिमल के अंदर होता है। उसके बाद इसी का अंदर एक और क्वेश्चन है, नेम द प्लांट बॉडी पार्ट्स वेयर माइटोसिस सेल डिवीजन ऑकर। बोल रहा है प्लांट का कौन सा हिस्सा में माइटोसिस सेल डिवीजन होता है, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो दोनों क्वेश्चन है ये सेल डिवीजन से आया था, ठीक है। और जो पहला जो 2 क्वेश्चन था, 1 नंबर और उसका अल्टरनेटिव, ये दोनों आया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जो मेन क्वेश्चन और जो अल्टरनेटिव क्वेश्चन रहता है वो एक ही चैप्टर से आता है, तो ये एक अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मेंशन 3 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट विच वर चूजन बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन फेनोटाइप एंड जेनोटाइप, ठीक है। बोला है मेंशन 3 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, 3 पेयर बताइए जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के होते हैं ऑफ पी प्लांट में जो 3 पेयर बताइए जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के होते हैं। विच वर चूजन बाय मेंडल, जिसको मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में चूज किया था, अपने एक्सपेरिमेंट में उसे सिलेक्ट किया था, ठीक है। उन 3 पेयर्स के आपको नाम बताने हैं। और उसी में एक और क्वेश्चन दे रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन फेनोटाइप एंड जेनोटाइप, फेनोटाइप और जेनोटाइप के बीच में आपको फर्क बताना है। अब उसी का अल्टरनेटिव में आ जाइए, 3 का अल्टरनेटिव में, विच 3 ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी आर डैमेज इन थैलेसीमिया डिजीज। बोला थैलेसीमिया जो बीमारी होती है उसमें ह्यूमन बॉडी का कौन सा 3 पार्ट डैमेज हो जाता है। व्हाट इज द रोल ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग इन प्रिवेंटिंग हेरिडिटी डिजीज, इसका अभी मैंने एक बार पिछले भी बताया था, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग, लेकिन यहाँ पे रोल पूछ रहा है, ठीक है, कि जेनेटिक काउंसलिंग का क्या रोल होता है, वो कितना कारगर होता है, कितना काम का चीज होता है, किसमें, हेरिडिटरी डिजीज को रोकने में, हेरिडिटरी बीमारी को रोकने में जेनेटिक काउंसलिंग कितना अहम होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, ड्राउ रिफ्लेक्स आर्क एंड लेबल द फॉलोइंग। रिफ्लेक्स आर्क का आपको एक नक्शा बनाना है और इन 4 पार्ट को आपको शो करके दिखाना है। क्या क्या है, मोटर नर्व, सेंसोरी नर्व, रिसेप्टर और नर्व गैंग्लियन, ठीक है। अब इसी का अल्टरनेटिव में आ जाइए, ड्राउ द डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ ह्यूमन आई बॉल, ठीक है। ये पिछली क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन जो सिर्फ मार्किंग है ना वो अलग है। ड्राउ द डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ ह्यूमन आई बॉल, एक ह्यूमन आई बॉल का एक लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन यानी एक नक्शा सिंपली बनाना है।
लेबल द फॉलोइंग। अब इन सारे को आपको लेबल भी करके दिखाना है, शो भी करना है। क्या क्या? रेटिना, लेंस, कॉर्निया, विट्रस ह्यूमर। क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। बोल रहा है कि सामने वाले ब्रेन यानी फोर ब्रेन के जितने भी हिस्से होते हैं, जितने भी पार्ट होते हैं, हर एक का आपको काम बताना है। ठीक है, फंक्शन बताना है। मेंशन द फंक्शन ऑफ ईच पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। आगे वाले ब्रेन यानी सामने वाले ब्रेन के जितने भी हिस्से होते हैं उनका आपको काम बताना है। नेम द लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ यूगेलिना एंड पैरामोसियम। यूगेलिना और पैरामोसियम किस लोकोमोटरी यानी चलने का जो ऑर्गन होता है, जैसे कि मेन में क्या होता है, मेन और वोमेन में क्या होता है, ह्यूमन बींग में क्या होता है, लेग होता है ना, लेग के जरिए वो चलते हैं। तो यूगेलिना और पैरामोसियम में जो लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, चलने के जो ऑर्गन होते हैं, चलने वाले ऑर्गन जो एक जगह से दूसरी जगह जिसकी मदद से वो मूव कर पाते हैं, उसका आपको ऑर्गन का नाम लिखना है। अब इसी का अल्टरनेटिव में आ जाइए। पीपल फ्रॉम हिली एरिया आर प्रोन टू गोइटर डिजीज। वाई? बोल रहा है जो हिली एरिया यानी पहाड़ी इलाकों में जो लोग रहते हैं उनमें गोइटर की बीमारी यानी जो थायरॉक्सिन की कमी से जो बीमारी होती है वो वहां पर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। वाई? क्यों? राइट द सोर्स एंड फंक्शन ऑफ जिब्रेलिन। जिब्रेलिन कहां से निकलता है और उसका काम क्या है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस में आपको डिफरेंस बताना है, लेकिन इसमें कोई आपको बेस नहीं दिया है कि हाँ किस बेसिस पर बताना है, तो आप सिर्फ डिफरेंस बताना है। ठीक है। हाउ डज साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस इन प्लांट एंड एनिमल सेल। वही क्वेश्चन आ गया कि साइटोकाइनेसिस जो होता है वो प्लांट और एनिमल में किस तरह से होता है। अब इसी का अल्टरनेटिव में आ जाइए। ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ यूकारियोटिक क्रोमोसोम एंड लेबल डिफरेंट पार्ट्स। यूकारियोटिक क्रोमोसोम का एक डायग्राम बनाना है और उसका जो बहुत सारा जो हिस्सा होता है उसको भी आपको शो करके दिखाना है। यहाँ पर हिस्सा का नाम नहीं लिखा है कि यूकारियोटिक क्रोमोसोम का कौन कौन सा, उसका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो आपको जितना भी नाम याद हो आप उतना कर सकते हो या फिर आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जा सकते हो। ठीक है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा लाइफ साइंस का एक सैंपल पेपर। सैंपल पेपर को से काफी हेल्प मिलता है आप जैसे स्टूडेंट को। ठीक है, कि सैंपल पेपर सॉल्व करने से। लेकिन ये तो मैंने एक सैंपल पेपर करवाया है, उम्मीद है कि आपने इससे पहले बहुत सारे सैंपल पेपर को सॉल्व किया होगा, उससे भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। और मेरी वीडियो देखने के बाद अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।